हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग को कैसे शुरू करें और कैसे समाप्त करें। समाप्त मतलब स्टार्टिंग कैसे करें और वो स्टेज जब हम अपने आंसर को इतना एनहांस कर ले कि बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आए। यूपीपीएससी का भी है, झारखंड का भी मेंस है, बिहार का भी होगा 67 प्रीलिम्स के बाद। तो एक चीज स्टार्ट करने के पहले इसमें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे तरीके और सारे स्टेप को हम लोग यहां पे देखेंगे। सबसे पहली बात, एक जो गलत फहमी है उसको दूर कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है। ये कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है जो आपको दे दिया जाए और आप उसको कर लो और वहीं पे चिपका दीजिए तो आपको नंबर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है मेंस के अंदर। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है, वो अभी हम देखेंगे। लेकिन ये जिनके दिमाग के अंदर ये रहता है कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि बस प्रीलिम्स ही मेरा नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स अगर निकल गया ना तो मेंस तो रुकना ही नहीं है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा ना तब मेंस में समझ में आएगा कि मेंस क्या है। तो एक तो ये गलत फहमी दूर कीजिए। दूसरा, ये लगता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम हम क्वालिफाई कर लेते हैं तब फिर हम देख लेंगे उसको, ये दूसरे टाइप का, तब हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और फिर हो जाएगा। ये भी चलेगा, ये चलेगा। तीसरे टाइप के बड़े धुरंधर टाइप के होते हैं जो क्या करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, मेंस का कुछ भी नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट्स रट के जाएंगे ये सोच के कि एग्जामिनेशन हॉल में लिख देंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में लिखने की बारी आती है तो खूब लिखते हैं, इसमें भी कोई भी दो राय नहीं कि नहीं लिखते हैं, पूरा कॉपी पेज भर के आते हैं। लेकिन कहां, किसको और कैसे लिखना है ये वहां पे कोई हिसाब किताब नहीं होता है, बस लिख रहे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा कवर करेंगे सारे सेक्शन को कि एक तो लिखना शुरू कैसे करें, कैसे हम लोग किन किन चीजों को ध्यान दें, और जो एडवांस स्टेज है कि नंबर कैसे बढ़ेगा, क्या लिखे तो नंबर बढ़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो आंसर राइटिंग होता है उसके अंदर 3 भाग होता है। एक होता है इंट्रो का, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग बॉडी कह सकते हैं, और नीचे कंक्लूजन होता है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा बॉडी का पार्ट होता है, तीसरा कंक्लूजन होता है। इसको कैसे पहचानेंगे? आप जब भी कोई क्वेश्चन आंसर देखते होंगे उसके स्टार्टिंग में, उसका स्टार्टिंग होता है एक पैराग्राफ के आसपास, तो जो शुरुआत करते हो उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप बीच में कंटेंट और फैक्ट्स का अरेंजमेंट करते हैं उसको बॉडी पार्ट करते हैं, और इसके आधार पे आप जो लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो इसके अंदर आता है। तीनों का तीनों हर क्वेश्चन में होना चाहिए। हर इंट्रोडक्शन तो मस्ट है, होगा, और इसको तो आप हटा ही नहीं सकते, फिर कैसे आंसर होगा आपका। तो इंट्रोडक्शन मस्ट है। वो जब 250 शब्द का अगर क्वेश्चन आपके पास आए आंसर लिखने के लिए, तो उसमें इंट्रोडक्शन 2 ही लाइन का होगा, लेकिन होगा। बॉडी के अंदर लिखेंगे जो भी लिखना है, और कंक्लूजन भी अगर कम शब्द में लिखना है, जैसे यूपीएससी में 250 होता है, यूपीपीएससी में होता है, तो वहां 2 ही लाइन का लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे। तो सर्दी का असर जो है ना, मौसम चेंज हो रहा है उसका दिख रहा है। तो इंट्रोडक्शन, ये बॉडी और कंक्लूजन, ये आपके मेंस के अंदर होगा। अब सवाल है, पहला स्टेप कि सवाल है इंट्रोडक्शन की शुरुआत कैसे हो। तो ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना, इसको हम कई तरीके से शुरुआत करते हैं, किसी भी अकॉर्डिंग टू सवाल। इसको स्टार्ट करने की कई सारे तरीके हैं। पहला और सबसे सिंपल तरीका, जब हमको कुछ नहीं आ रहा हो, अब कुछ पता ही नहीं है, हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जैसे मान लो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताइए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे असहयोग आंदोलन की क्या बताए, हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीजन को एक्सप्लेन करते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बताइए, यानी असहयोग आंदोलन के परिणाम का उल्लेख करते हुए उसका कारण का उल्लेख करते हुए उसका परिणाम बताइए। ये मान लो सवाल हमारे पास है। इंट्रोडक्शन शुरू करना है,
तो इस तरह के कोई भी सवाल आपके पास है, इंट्रोडक्शन शुरू करना और आपको नहीं आता है, कोई किसी भी कोई भी महान व्यक्ति का लाइन उसके साथ जुड़ा हुआ वो आपको नहीं आ रहा है, कोई पर्टिकुलर आप स्टेटमेंट के साथ उसको लिखना चाहते हैं, आपको नहीं आ रहा है और आपको याद ही नहीं है, मान लेते हैं हम, तो इंट्रोडक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी शुरू किया जाता है, एकदम सीधा सीधा। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में स्टार्ट किया गया। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन है, जो इसकी कैटेगरी सबसे नीचे आती है। समझिए इसको, इसकी कैटेगरी इस तरह से अगर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये भी सही, गलत नहीं है, लेकिन एक होता है ना सही में कुछ ज्यादा सही और उससे भी बहुत अच्छा सही, तो ये भी सही है, लेकिन सही के सबसे निचले स्तर पे आपका इंट्रोडक्शन आएगा, आप किसी फैक्चुअल पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो। दूसरा, किसी कोटेशन से कर सकते हैं। स्वराज की गंध से हमारे नथुने फटने लगे हैं, महात्मा गांधी ने, ये महात्मा गांधी का व्यक्तित्व क्या है, स्टेटमेंट है, हिंदी में, इंग्लिश में गड़बड़ कभी कभी हो जाता है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, इसी वाक्य को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने बहुत जोर शोर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, जो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो गई। इसके पीछे फलाना ढीमा का जो, ये भी एक तरीका है। अगर ये भी नहीं करना है, कुछ और उठा लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, एकदम नहीं आ रहा तो आपका इंट्रोडक्शन फैक्चुअल हो जाएगा, जो सबसे नीचे का। उसके अलावा इंट्रोडक्शन लिखने का एक तरीका है किसी का स्टेटमेंट, ये सेकेंड लेवल पे आता है, ये सेकेंड पे आता है। एक जो टॉप लेवल होता है इंट्रोडक्शन का, उसमें आपको कोई किसी का भी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं लिखना है। वहां पे आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट जो करेंगे और एंड करेंगे, उसके बीच में एक छोटी सी झलक दिखा देंगे, एक छोटा सा झलक दिखा दोगे कि आप आगे क्या लिखना चाहते हैं। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है उसका मेन काम ये बताना है कि आप जो इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच कर रहे हो आंसर के अंदर, वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का ये काम है। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन वो होता है जो आपके पूरे आंसर की झलक दिखा दे। 2 ही लाइन, 3 ही लाइन, 4 ही लाइन में आप किस अप्रोच के साथ उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, किस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी एक झलक दिखाने का काम होता है इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लच्छेदार होना चाहिए, उसके अंदर शब्द थोड़े से जो है ना, वो कॉम्प्लेक्स टाइप के 2-4 वर्ड उसके अंदर होने चाहिए, और आप जो बॉडी पार्ट के अंदर लिखना चाह रहे हैं उसकी एक झलक होनी चाहिए। तो वो सबसे बेहतर इंट्रोडक्शन कहा जाता है, सबसे बेहतर होता है। तो 3 तरीके से आप कोई भी कर सकते हो। बेहतर है कि इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा काम कीजिए, ताकि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भारी हो जाए। स्टार्टिंग में पढ़ते समय ही आपके अंदर की जो डेप्थ है वो चेक करने वाले को समझ में आ जाए। थोड़ा सा यहां गड़बड़ भी कर दोगे ना तो यही संभाल लेगा। तो इंट्रोडक्शन देखने में बड़ा ही सिंपल लगता है, लेकिन जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, उनके दिमाग पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल देता है। तो इंट्रोडक्शन पे आपको जरूर काम करना चाहिए अच्छे से। हर तरह के 10, 15, 20 इंट्रोडक्शन को जमा कीजिए, देखिए, पढ़िए, सीखिए, और उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन पे काम कीजिए। वैसे ही 10-15 अलग अलग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बस लिख लो। एक बार 10-15 लिख लेंगे ना तो आपको आदत हो जाएगी लिखने की। इसके बाद तो इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब आता है बॉडी का पार्ट। देखिए ये जो है ना, यहां पे आपको ये जो सेक्शन है ये बहुत ही अहम है। इंट्रोडक्शन के बाद ये बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि आपके पूरे आंसर की डिजाइनिंग, आपके पूरे आंसर का कंटेंट यहीं पे होता है। तो अक्सरहा क्या होता है कि इंट्रोडक्शन, चलो आपने जो लिखा सो लिखा, वहां पे आप इंट्रोडक्शन में आप जरूरी नहीं है कि आप अपनी ऑब्जेक्टिविटी से, आप अपनी वस्तुनिष्ठता से जो चेक कर रहे हैं आपका कॉपी, उसकी भी ऑब्जेक्टिविटी को आप मिला दें। ये संभव नहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है वहां पे ये आपके साथ मैच ना करे, उनके साथ मैच ना करे, ये संभव है। लेकिन बॉडी में ऐसा नहीं होगा। बॉडी पार्ट को आप अगर अच्छे से लिखेंगे तो जो चेक कर रहे हैं उनके कंटेंट के साथ भी आपका कंटेंट टकराएगा, और जैसे ही उनकी कंटेंट के साथ आपका कंटेंट टकराएगा तो उनको लगेगा कि नहीं, लड़का सही लिख रहा है, स्टूडेंट सही लिख रहा है। लड़की, फिर स्टूडेंट, गर्ल्स कहेंगे कि सिर्फ लड़का ही आंसर लिखता है। एक बार हो चुका है वीडियो में, तो उनका कहना था कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, सिर्फ बॉयज के लिए वीडियो बना रहे हो आप। तो
जो स्टूडेंट हैं उनके ऑब्जेक्टिविटी के साथ जब वो कंटेंट या कंटेंट कह लीजिए उनके साथ जब उनका टकराएगा दिमाग में कंटेंट जो है, तो उनको लगेगा नहीं नहीं ये सब लिखा है इसने। तो बॉडी पार्ट को आपको थोड़ा सा डिजाइन देना है, डिजाइन भी देना है, डिजाइन भी देना है एक अच्छे आंसर के लिए। अब बॉडी पार्ट के अंदर आप कैसे आंसर अप्रोच करेंगे? यहां पे आंसर अप्रोच करने का 3 तरीका है। एक तो आप पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। एक आप बुलेट पॉइंट जिसको कहते हैं, या इस तरह से एरो बना के आप लिखोगे, दूसरा हो गया। और एक तरीका होता है अंतर क्रिएट करना, यहां पे पॉइंट लिखे इसको अंतर। ये 3 तरीका है। इसके अलावा यहां पे बहुत कुछ किया जा सकता है। लाइक आप यहां पे मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहां पे किसी भी तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हो इस तरह से, जो भी आपको फ्लो चार्ट बना सकते हैं, आप मैप को ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो है क्लाउड वाली चीजों को अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, इसके अंदर आप पॉइंट लिख सकते हैं। यानी ये जो बॉडी का पार्ट है इसको आपको डिजाइन देना है, इसको आपको डिजाइन देना है। कंटेंट तो होगा ही, वो तो आप लिखोगे ही, लेकिन आपको यहां डिजाइन देना है। लाइक अगर आपसे पूछे इंडियन रिवर और पेनिसुला के रिवर के बीच में अंतर बताइए, इंडियन रिवर और पेनिसुला के रिवर के बीच में अंतर बताइए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट होगा यहां पे इंडियन रिवर दिखेगा, फिर पेनिसुला, फिर इंडियन, फिर पेनिसुला। या कुछ हो सकते हैं कि पहले बुलेट फॉर्म में इंडियन रिवर दिखा दे, फिर नीचे पेनिसुला रिवर दिखा दे, ये भी संभव है, हो सकता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? एक लाइन खींच दे हम लोग, एक लाइन खींच दे हम लोग, और एक लाइन खींच दे हम लोग, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको दिखा दे, ठीक है। एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर दे, यहां पे इंडियन हिमालयन रिवर और इधर पेनिसुला रिवर दिखा दे, यह संभव है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटी को बताते हुए उसके अंदर के कमियों को बताएं, अगर फंडामेंटल ड्यूटी को बताने की बात है तो वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी को अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको वो बुलेट फॉर्म में होना चाहिए, एकदम लिखे बुलेट फॉर्म में लिखते चले गए। आपको, आप जब आंसर लिख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स आपको लगता है कि हमको अलग से शो करना है डिजाइन देने के हिसाब से, तो आप इस तरह के क्लाउड में इसको दिखा सकते हैं, आप इस तरह के क्लाउड के अंदर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से बॉडी को आपको डिजाइन करना है। और क्वेश्चन एक तो लिखना नहीं होता, एक तरह का लिखना नहीं होता, क्वेश्चन तरह तरह के लिखने होते हैं पूरे पेपर के अंदर। तो आपको जितना भी पेज मिलता है अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग होता है, जितने भी आपको पेज मिलते हैं उसके अंदर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मान लो बुलेट फॉर्म में आपको लग रहा है कि लिखने का यहां पे चांस है, तो बुलेट फॉर्म में तुरंत लिखिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से अंतर कर सकते हैं, तीसरे में इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं, चौथे में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, या एक ही क्वेश्चन के अंदर हम बुलेट फॉर्म भी लिख सकते हैं, इस तरह से डिफरेंस भी दिखा सकते हैं। तो इसको कीजिए। इसको करने से क्या होगा कि चेक करने वाला बोर नहीं होगा। हमेशा आप पैराग्राफ के अंदर दिखाएंगे आंसर राइटिंग, तो वो एक बोरियत होगी। जहां जरूरी है वहां दिखाना है आपको, जहां जरूरी है वहां दिखाना है। जैसे मान लो नॉन कॉपरेशन ही बोले ना आपको, नॉन कॉपरेशन के रीजन क्या क्या है, तो आप यहां पे एक बुलेट पॉइंट लिखे और रीजन आपने बता दिया। इस नॉन कॉपरेशन के रीजन को आप पैराग्राफ में भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, दिखा सकते हो, ठीक है। आपसे यह पूछा जाए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रचनात्मक और सकारात्मक और नकारात्मक जो उनका प्रोग्राम था वो बताइए, तुरंत उसी क्वेश्चन के अंदर लाइन खींचेंगे, इधर सकारात्मक इधर नकारात्मक करके दिखा देंगे। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आया ना, तो जो क्वेश्चन चेक कर रहे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी लगेगा अरे बढ़िया लिखा है। और पेज बदलता जाएगा, डिजाइनिंग बदलती जाएगी, तो उनके अंदर भी ना एक एनर्जी रहेगा। क्योंकि इसका सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने आंसर को लिखिए। सबसे अच्छा चेक, किसी से चेक नहीं करवाना है, चेक करवाने के पहले आप आंसर को लिखिए। आपको लगता है कि आप अगर इस क्वेश्चन को, कॉपी को चेक कर रहे होते तो कितना नंबर देते। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से करवा लेता हूं, मैं इनसे ये भी पूछता हूं कि जो पेपर तुमने चेक करने के लिए भेजा है पहले खुद ही स्कोर कर लो कि कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, रीजन के साथ हमको दीजिए, फिर हम देखेंगे। तो वो रीजन आपका खुद ही बाहर निकल आएगा, और जब जैसे ही आपका रीजन बाहर निकला आप उसको ठीक कर लेंगे। तो बॉडी पार्ट के अंदर आपको बुलेट फॉर्म
इस तरह का फ्लो चार्ट, क्लाउड, मैप बना सकते हो, पैराग्राफ में लिख सकते हैं, अंतर दिखा सकते हैं, यानी बहुत सारा ऑप्शन है जो आप बॉडी सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो ये आपको करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। उसके बाद ये नीचे आता है कंक्लूजन, नीचे कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, देखिए पहली बात ये जरूर याद रखिएगा कि कंडीशन कितना भी बुरा हो, मैंने कई बार इस तरह के वीडियो में बताया है, कंक्लूजन आपका लास्ट में पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को या हर डिपार्टमेंट को सकारात्मक आदमी पसंद होता है। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि मान लो कोविड का सिचुएशन है, या छोड़ दीजिए भारत और चाइना के बीच लड़ाई हो गया है, और जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं वो अगर भीड़ में कहते हैं जाके यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम लोग हार रहे हैं, और वहीं पे कर्नल साहब आके कहते हैं कि अरे नहीं मेरे पास मौका है, उधर से निकलेंगे और उसको हिट कर देंगे, मामला खत्म, हम लोग जीत जाएंगे। दोनों में से किससे सेना का मनोबल बढ़ेगा या देशवासियों का मनोबल बढ़ेगा? ऑब्वियसली उस कर्नल साहब से, क्योंकि उन्होंने रास्ता बताया, मुश्किल है फिर भी रास्ता दिखाया, और कहीं रास्ता दिख भी सकता था उसको बोल दिया कि अरे नहीं हो सकता, कहानी खत्म हो गई। यानी सकारात्मक तो हमें हमेशा रहना है, पॉजिटिव हमें हमेशा रहना है, समझिए इसको, हमें सकारात्मक हमेशा रहना है। तो आपका जो कंक्लूजन हो, ऊपर में लाख नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर गया, नॉन कॉपरेशन को ही पकड़ लेते, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल कर गया, हम जानते हैं स्वराज की प्राप्ति हुई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, जो टारगेट के साथ चले थे नहीं हुआ, लेकिन क्या इसको पूरी तरह फेल कर देंगे? कंक्लूजन में बोलेंगे हाँ नॉन कॉपरेशन फेल कर गया? नहीं, वहां बोलेंगे कि नहीं ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं, लेकिन पूरी तरह से अनसक्सेस भी नहीं था। इसने आगे के प्लान, आगे की जो रणनीति थी, आगे का जो स्वतंत्रता मूवमेंट था, उसके लिए एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर दिया, एक मंच तैयार किया, लोगों के अंदर अंग्रेजों का भय समाप्त हो गया। इस तरह की जो भी सकारात्मक चीजें यहां डालेंगे। कोविड के दौरान बहुत सारे लोग मर गए, फिर भी क्या हम निगेटिव रहेंगे? नहीं, कोविड का अगला चरण आएगा और हम लोग मर जाएंगे सब, नहीं। अगर लगता है कि हम लोग मर भी जाएंगे, तब भी आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि हम लोग लगातार लगे हुए, पूरे देश के साइंटिस्ट एक साथ मिलके इस मानव सभ्यता पे जो पहली बार इतना बड़ा आघात पहुंचा है, इससे निपटने के लिए सब जोर शोर से लगे हुए हैं। भविष्य में हो सकता है बहुत जल्दी ही हम लोग कुछ ऐसा दवा या वैक्सीन निकाल लें जिससे इसको पूरी तरह समाप्त किया जा सके, फलाना ढिमाका हो या ना हो नहीं जानते हम, लेकिन हमारा कंक्लूजन जो है वो एक सकारात्मकता लिया रहेगा, आधार यही होगा, बेस यही होगा, लेकिन हम उसको लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे ना, तो उसको उसके अंदर एक आशा, एक पॉजिटिव चीजों को दिखाते हुए हम कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर ये आपको करना है। तो ये आप जब करोगे तो आपको अब यहां पे सवाल है कि अच्छा स्कोर, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने जो बोला, आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसके अंदर थोड़ी सी लच्छेदार भाषा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी होनी चाहिए, ये नहीं कि लच्छेदार के चक्कर में फंसा देना। लच्छेदार मतलब कुछ वर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। दूसरा, बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, इस तरह के डिजाइनिंग के साथ फैक्चुअल कंटेंट डालने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पीटी के मोड में ही रहते हैं, मेंस में भी, तो वो नहीं रहना। आपसे मेंस के अंदर जरूरी कंटेंट का डिमांड किया जाता है, ना कि सिर्फ कंटेंट का। जरूरी कंटेंट का मतलब होता है कि आपके जो लाइंस हैं, आपके जो शब्द है, उसके अंदर तारतम्यता हो, एक फ्लो हो, एक लॉजिकल उसका अरेंजमेंट हो, उसके अंदर जहां जरूरी हो कंटेंट का, उसको आप फिट करेंगे। समझिए इसको, आपने पूरा ऐसे लिख दिया, या आपने मान लो कि असहयोग आंदोलन में कहानी सुनाई, हाँ भैया गांधी जी आए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों को उन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया उनके साथ, और बाद में असहयोग आंदोलन फेल कर गया, लेकिन तब भी असहयोग आंदोलन ने बहुत कुछ किया। ये हम मान लो 5 ही लाइन की कहानी सुनाए, सामने वाले को समझ में आया कि कब कहां क्या हुआ? नहीं समझ में आया, तो ये बोलेंगे ना असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट किया, 1920 में स्टार्ट किया। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तिलक जी की डेथ हो गई थी 1 अगस्त को ही। फिर बाद में गांधी इसी तरह से असहयोग आंदोलन चलता रहा, और बाद में चौड़ा चौड़ी घटना हुई 5 फरवरी को, असहयोग आंदोलन 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब इसमें 3-4 फैक्ट गया, ज्यादा नहीं गया, 3-4 फैक्ट गया, और पूरी कहानी समझ में आएगी, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गई। तो जहां एसेंशियल, जहां जरूरी फैक्ट आपको समझ में आए, वही यहां पे पुट किया कीजिएगा। एक्स्ट्रा कंटेंट की जरूरत नहीं, आपसे बहुत कंटेंट डिमांड नहीं कर रहा।
आपसे मेंस के अंदर जो अरेंजमेंट है, जो फ्लो है, जो लॉजिकल फ्लो है, वो रहना चाहिए कि ऊपर पढ़े तो नीचे का एक सीक्वेंस हमको समझ में आए। तो इस सीक्वेंस पे और इस फ्लो पे आपको काम करना है, तो स्कोर जो है इंक्रीज करेगा। और कंक्लूजन में कोई बात नहीं है, इसको आप जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन यहां पे दो चीज और ध्यान रखिएगा। आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बदलेगा, और कभी कभी पूरा का पूरा बदल जाता है। कभी कभी यहां पे थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ वर्ड आता है लाइक कमेंट करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना, इवेल्युएट करना, इस तरह के कई सारे टेल्स जो होते हैं, टेल कहते हैं इसको, टेल वर्ड कहते हैं, जो पीछे लगता है और पीछे लग के ये पूरी कहानी बदल देता है। और हम लोग क्या होता है, हम लोग घर से याद करके जाते हैं, या हम लोगों ने जो पॉइंट याद करके गए हैं बस उसी पॉइंट पे रहते हैं, पीछे क्या लिखा है नहीं लिखा वो अपना समझे, हमको नहीं समझा। एक सवाल है राष्ट्रीयता का विकास करना, राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, व्याख्या करें। और दूसरा सवाल है राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जो इस टेल वर्ड को नहीं समझेगा वो सेम आंसर लगाएगा, जो टेल वर्ड को समझ जाएगा उसका आंसर लगभग बदल जाएगा। तो वो पूरा, अब मान लो क्वेश्चन आपसे कुछ और डिमांड कर रहा है, आप कुछ और लिख रहे हैं, तो कहानी खत्म हो गई, तो कहानी गई हवा खाने। तो वहां पे तो वो चेक करेंगे दूसरे मोड से, आपने लिखा है किसी और मोड से, नंबर कट जाएगा, कहोगे हमने तो पूरा राष्ट्रीयता पे लिखा है, लेकिन डिमांड क्या कर रहा था, क्रिटिकली आप एनालिसिस कीजिए डेवलपमेंट कैसे हुआ, और एक तरफ है किसी पे एनालिसिस कीजिए कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, दोनों में अंतर है। इसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। पहले आप इस पे काम कीजिए, इस पे पहले काम कीजिए, तब जो टेल वर्ड पे काम करना उसको हम लोग बाद में देखेंगे, सब एक साथ नहीं होगा, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और जो वर्ड लिमिट है स्टार्टिंग में मत ध्यान रखना, अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ में तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान नहीं रखनी है इसको, वर्ड लिमिट थोड़ा आगे पीछे चलेगा, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज एक नंबर पे 10 वर्ड लिखना है, ठीक है, एक नंबर पे आपको 10 शब्द लिखना है, 10 लिखना है। मान लो 10 नंबर का सवाल है, कितना होगा, 100 वर्ड होगा, लेकिन इसमें 15% प्लस माइनस यानी 15% कम भी लिखोगे और ज्यादा भी लिखोगे चलेगा, उतना एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत आगे और पीछे नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप आगे, जितना भी आपका है ना उसके हर नंबर पे 10 वर्ड लगा दीजिए। 35 का है तो 350 वर्ड होगा, 37 नंबर 38 का है 380 होगा, उसमें 15% अप एंड डाउन कर दीजिए तो हो गया। एक यहां पर भी देखिए, यहां पर भी जो है इंट्रोडक्शन भी आपका बहुत बड़ा हो ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन भी जो है ना आप ऐसा कर सकते हैं 15% के आसपास इंट्रोडक्शन यहां पे लग सकते हैं, मैक्सिमम 15% के आसपास ये रख सकते हैं, 30 हुआ, 70% बॉडी को दे दीजिए, ये भी एक तरीका है, इस पे भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। तो ये सारी चीजें वो है जो आपको एक अच्छा आंसर लिखने में मदद करेगी। तो इस पे पहले आप काम कर लो। तो टेल वर्ड का वैसे ऑलरेडी मैंने वीडियो दे रखा है, अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं, बट इस पे जो आप अच्छे से काम कर लेंगे तो बाद में बचेगा टेल वर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर फॉर्मेट को चेंज करना, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। बट एक बार इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वर्ड लिमिट और इस फॉर्मेट पे आप अलग अलग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके किसी से चेक करवाइए, जो भी आपके सामने हो उनसे चेक करवाइए। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते, आप उनसे चेक करवाइए, देखिए क्या होता है, और उनका फीडबैक जो लगता हो आपको कर सकते हैं, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग जरूरी चीजों को बदलिए। टॉपर्स के आंसर मिलते हैं तो उसको भी देखिए, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, क्योंकि आंसर नेचर वाइज होता है, आपका जो नेचर उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए, अपने नेचर के अकॉर्डिंग आंसर लिखोगे ज्यादा अच्छा लिखोगे, उसके अंदर जरूरी चेंजेस कीजिए ताकि बहुत बदलाव करने की जरूरत ना हो। तो होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। और टेल वर्ड्स को लेकर अभी पहले इसको कर लो, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो डिटेल में एक और बना देंगे, एक तो बनाइए, एक और बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।